हमारा फर्स्ट चैप्टर भोजन और स्वास्थ्य है। आज इसी में नेक्स्ट टॉपिक है जल। जल है, इसका अणुसूत्र होता है H2O। और जल की ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं अगर हम देखें तो बर्फ रूप है इसका, फिर पानी इसका द्रव है, और वाष्प कौन सा रूप होता है? गैस। ये है ठोस। और जल ही क्या है? हमारा जीवन है, यानी कोई भी कार्य है जल के बिना नहीं हो सकता। तो जो पीने योग्य जल है, मनुष्य जो जल पीता है उसके कुछ गुण होते हैं। जैसे पहला तो यही है कि हमें हमारी आँखों से भी उसमें कोई अगर अशुद्धि दिखाई दे रही है तो वो हमारे लिए कैसा जल होगा? अशुद्ध जल। तो हमारा पानी क्या होना चाहिए, हमारा जल क्या होना चाहिए? पूरी तरह से शुद्ध, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी वनस्पति, कोई डस्ट, धूल कण, कुछ भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि हमारे जल की pH कितनी होनी चाहिए? 7। और जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली होनी चाहिए। पीने योग्य जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। ये हैं हमारे जल के गुण। और उसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति, कोई अशुद्धि नहीं उपस्थित होनी चाहिए। शुद्ध जल हम सभी जानते हैं, शुद्ध जल का महत्व, पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। और भी इस जल के बहुत से गुण होते हैं कि हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं, जितना ज़्यादा जल पीते हैं, हमारे शरीर से विषैले पदार्थ हैं वो शरीर से जल्दी बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शुद्ध जल और उसकी अगर पर्याप्त मात्रा हो कि हमें प्रत्येक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, और इसी के साथ अगर हमने फाइबर युक्त भोजन किया है तो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों का निष्कासन जल्दी होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसी के साथ अब जल है, अगर ये दूषित जल हो तो उससे हमें क्या हानियां हो सकती हैं? दूषित जल क्या दुष्प्रभाव डालेगा? तो दूषित जल है, दूषित जल से हमारे संक्रमण या संक्रमित रोग हैं, जैसे वायरस संक्रमण, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। ये 4 मुख्य संक्रमित रोग हैं। इनसे संक्रमित रोग दूषित जल पीने से होते हैं। जैसे कुछ मुख्य रोग हैं हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि। हैजा, पेचिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, दूषित जल पीने से। इसमें भी एक मुख्य कृमि रोग है जिसका नाम है नारू रोग, या इसे एक और अन्य नाम से जानते हैं बाला रोग। यह रोगजनक ड्रैकनकुलस मैंडीनेसिस, ये कृमि रोग है, कृमि है मैंडीनेसिस, इससे ये रोग होता है। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नारू रोग का रोगजनक क्या है? तो क्या नाम है इसका? ड्रैकनकुलस मैंडीनेसिस। और इस कृमि या इस रोग के जो एग हैं, मादा कृमि के एग हैं, वो पानी में निष्कासित किए जाते हैं
और अगर इस संक्रमित पानी के संपर्क में मनुष्य आता है तो यह प्रपोषी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है। और कौन सा रोग होता है? नारू रोग या बाला रोग। इस रोग का राजस्थान में पहले प्रभाव अधिक था, जब बहुत कम शिक्षित लोग थे, बहुत कम सुविधाएं थी, बहुत कम जागरूक थे लोग। अब हम सभी बहुत सावधानी रखते हैं, पानी को गर्म कर, उबाल कर, छान कर, शुद्ध करके पानी हम पीते हैं। तो अब इस रोग पर नियंत्रण कर लिया गया है। इसीलिए इस रोग के नियंत्रण के लिए सन 2000 में नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये हैं हमारे पास जल के महत्वपूर्ण गुण और उससे होने वाले ये रोग। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि दूषित जल से होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो आप इनमें से लिखिए। नेक्स्ट है मोटापा। नाम से स्पष्ट है कि अत्यधिक शारीरिक वसा का शरीर में एकत्रित होना, डिपॉजिट होना, कौन सी कंडीशन है? मोटापा। इसी में हम देखते हैं एक इंडेक्स या रेशो है BMI कि मनुष्य के शरीर के भार, मनुष्य के शरीर का भार और लंबाई, शरीर का भार और शरीर की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? बॉडी मास इंडेक्स। यह रेशो अगर 25 kg पर मीटर स्क्वायर से 30 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी 25 kg या इससे कम है तो यहाँ मोटापा नहीं है। 25 kg है तो ये क्या है? मोटापा पूर्व स्थिति है। 25 से 30 के बीच में कौन सी स्थिति है? मोटापा पूर्व स्थिति। 30 से ऊपर अगर ये इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, बॉडी मास इंडेक्स की, तो यह कौन सी स्थिति है? मोटापा। अब ये होता किस कारण है? कि अधिक से अधिक वसा का सेवन करने से। जंक फूड खाने से और नियमित व्यायाम न करने से। यानी हम भोजन तो बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन उसी मात्रा के अनुसार अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी कार्य नहीं कर रही है, तो हम कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे? मोटापा की कंडीशन में आ जाएंगे। और जंक फूड का अधिक से अधिक सेवन और वसा का। ये है मोटापा होने के कारण। तो मोटापा होने के कारण पूछें तो ये कारण है वसा का सेवन, जंक फूड, नियमित व्यायाम न करना। यानी हम भोजन तो पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन उसी के रिस्पॉन्स में अगर हमारी बॉडी कार्य नहीं कर रही है तो धीरे धीरे हमारे शरीर में वसा का अधिक से अधिक एकत्रण होना शुरू हो जाएगा और हम कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे? मोटापा। और इसी कंडीशन से संबंधित रोग, सबसे पहला तो सभी हृदय रोग जानते ही हैं। कौन सा रोग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है? हृदय रोग। और कम कार्य करेंगे तो धीरे धीरे बॉडी कम काम करेगी, तो इससे हमें क्या है? श्वासन से संबंधित रोग,
अस्थमा, इस तरह से ये रोग, और डायबिटीज़, मधुमेह, अधिक मीठा खाने से, वसा के सेवन से, और नियमित व्यायाम न करने और नियमित अपने दिन प्रतिदिन के कार्य न करने से, यानी भोजन किया और आराम से सो गए, फिर उठे, फिर किया, फिर सो गए, इस तरह का अगर हमारा रूटीन है तो धीरे धीरे हम मोटापा की स्थिति में आते हैं। और उससे संबंधित रोग हैं हृदय रोग, श्वास रोग और मधुमेह। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है मोटापा। थर्ड वन इज रक्तचाप। ब्लड प्रेशर। हृदय का क्या कार्य होता है कि धमनियां हैं ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ पहुंचाती है? शरीर के सभी अंगों तक। और शिराएं क्या करती है? CO2 युक्त रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। यानी हृदय से रुधिर का परिवहन करने के लिए धमनी, शिराएं और छोटी छोटी और होती है सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? केशिकाएं। मुख्य ये तीन हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं। यानी बड़ी धमनियां हैं, महाधमनी, ये आगे जाकर छोटी छोटी धमनियों से केशिकाओं में विभाजित होती हैं और इसी से हमारे हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ही हम क्या कहते हैं? शुद्ध रुधिर। तो एक बात ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि साफ़ हो, उसमें कोई डस्ट नहीं हो, कोई वायरस नहीं हो, कोई बैक्टीरिया नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ शुद्ध से मतलब है ऑक्सीजन युक्त रुधिर, और CO2 युक्त रुधिर को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध रुधिर। तो रुधिर जब ये बहता है धमनियों में, तो बहते समय रुधिर का इन धमनियों की दीवार पर जो दबाव डाला जाता है, जो दबाव पड़ता है, वो क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। और रक्तचाप को मापने के लिए यंत्र है रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी या इसे बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। दोनों में से आपको जो भी नाम याद रहे, यहाँ से ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमैनोमीटर। और ब्लड प्रेशर, जब रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक बहता है और वापस हृदय तक आता है, तो इसमें 2 प्रोसेस होता है। एक तो होता है धमनियाँ और शिराएं क्या हों? संकुचित, और एक क्या हो? शिथिलन। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, संकुचन और शिथिलन। इसी से हम, ये आपने सुना होगा, ब्लड प्रेशर या BP सामान्य भाषा में कहते हैं, और ये कहते हैं कि BP कम या ज़्यादा। तो इसके लिए ये पैमाना है निम्नतम 80, 120 mmHg। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से 120। अगर ये 120 से अधिक यानी 170, 80, 200 तक अगर पहुंच जाता है तो ये व्यक्ति की कौन सी कंडीशन आती है? उच्च रक्तचाप। और अगर ये बिल्कुल 40 भी आ जाता है तो कौन सी कंडीशन आती है? निम्न रक्तचाप। अगर ये ब्लड प्रेशर है जितना सामान्य सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, यह अगर मनुष्य में कम या ज़्यादा हो रहा है, यानी BP अगर कम या ज़्यादा हो रहा है और अगर ऐसा डेली रूटीन में हो रहा है, तो उस व्यक्ति के शरीर के अन्य अंग बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे हृदय खुद, किडनी, मस्तिष्क। क्योंकि मस्तिष्क तक हमारे यानी सभी अंगों तक शुद्ध ऑक्सीजन का पहुंचना अति अनिवार्य है। यदि ऑक्सीजन
शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं पहुंचती है तो ये हमारे शरीर के अंग हैं धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, यानी निम्न रक्तचाप से क्या कौन से रोग अंग ज़्यादा प्रभावित होते हैं? मस्तिष्क, वृक्क, किडनी, यकृत आदि। इसी के साथ अगर उच्च रक्तचाप की समस्या भी है तो उस समय व्यक्ति के लक्षण भी किस तरह के होते हैं कि व्यक्ति को अधिक अगर चिंता है, क्रोध है, तनाव की स्थिति है तो धीरे धीरे व्यक्ति में कौन सी कंडीशन लागू हो जाती है? उच्च रक्तचाप की। और उच्च रक्तचाप से भी मनुष्य के दिन प्रतिदिन की अपनी क्रियाविधि और बहुत से अंग यानी शरीर के अन्य अंगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन सब का निवारण के लिए एक ही उपाय है कि हमें पोटेशियम युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी इन सभी बातों से एक ही रिजल्ट निकलता है कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था हमारे भोजन के अवयव या घटक कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण। तो इन सभी पोषक तत्वों की हमारी बॉडी में या मनुष्य में पर्याप्त मात्रा में इनकी उपस्थिति अति अनिवार्य है। यदि हम इनकी अति यानी मात्रा जितनी है उससे अगर अति भी कर देते हैं, अधिक लेते हैं तो भी ये हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालता है, और अगर कमी रखते हैं किसी भी पोषक तत्व की तो भी यह हमारे स्वास्थ्य पर कमी डालता है। और ब्लड प्रेशर और मोटापा की स्थिति है, इनसे बचाव का मुख्य उपाय है व्यायाम या योगासन। और इसी के साथ हम जितना भोजन ले रहे हैं और हमारा जितना दिन प्रतिदिन का कार्य है वो हमें खुद को नियमित करना चाहिए। नेक्स्ट इज नशीले पदार्थ। हमारे सिलेबस में है गुटखा, तंबाकू, अफीम, मदिरा। मुख्य 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में 4 नशीले पदार्थ हैं, गुटखा, तंबाकू, अफीम और मदिरा। चारों में से किसी एक पर एक क्वेश्चन हर साल आता है, कभी तंबाकू से उठाकर पूछ लिया, कभी अफीम से। नशीले पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ हैं जो व्यक्ति या मनुष्य अगर इन पदार्थों को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, तो व्यक्ति को कैसी है उससे नशे की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति उस नशीले पदार्थ का क्या है आदी हो जाता है, उसे लत पड़ जाती है। और ये नशीले पदार्थ मानव के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव डालते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये टॉपिक इसीलिए है कि हमें पता रहे कि हमारे लिए कौन से पदार्थ, यानी आपको नहीं पता नशीले पदार्थ हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे, कि कौन से पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और कौन से पदार्थ हैं हानिकारक हैं। तो अगर इन पदार्थों का अगर हम नाम सुनते हैं तो हम इतने जागरूक हो जाने चाहिए कि ये पदार्थ हैं, इनका हम कभी भी सेवन न करें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है दुष्प्रभाव या कुप्रभाव डालते हैं। इन पदार्थों के सेवन से पहले हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, फिर हम उसका क्या करवाएंगे, उपचार करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो इससे हमारी आर्थिक और सामाजिक दोनों ही प्रतिष्ठाएं प्रभावित होती हैं। तो इसलिए हमें नशीले पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करना है, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे भी इस बारे में समझाना है कि ये नशीले पदार्थ हैं, ये व्यक्ति की धीरे धीरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा, स्वास्थ्य से आर्थिक स्थिति खराब होगी, आर्थिक स्थिति के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसी में हम आज पहला पदार्थ देखते हैं, गुटखा। गुटखा है, इसे सुपारी, कत्था, चूना, या कुछ धातुओं के वर्क
इन सब से कौन सा पदार्थ तैयार किया जाता है? गुटखा। गुटखा है, इससे सबसे पहले हमारे मुख में और सबसे पहले क्या प्रभावित होते हैं? दांत। और दांत या हमारा जबड़ा क्या है? कठोर हो जाता है और मुख है वो पूरी तरह से नहीं खुलता है, और इस रोग का नाम होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस यानी गुटखा है या ये पदार्थ है। इन पदार्थों का अगर हम अधिक सेवन और लंबे समय तक अगर लगातार सेवन करते रहें तो हमारे जबड़े की, मुख में जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो क्या हैं? इतनी कठोर हो जाती हैं कि व्यक्ति का मुख पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। और यह कौन सा रोग है? इस रोग का क्या नाम दिया है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और इसी के साथ कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। तो नशीले पदार्थों में ये है हमारा पहला पदार्थ गुटखा। अब अगर इसका उपचार देखना है तो उपचार क्या है कि जब हमें पता है कि गुटखा खाने से ही हमें सब म्यूकस फाइब्रोसिस और कैंसर होने की संभावना है, तो हम ऐसे पदार्थों का क्या करें? सेवन पूरी तरह से बंद कर दें। तो इससे यही हमारा क्या है? बचाव है या हमारा उपचार है। थैंक यू।